ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोवेल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 81 बट्रेयल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, उसकी पकड़ भी मोबाइल पर ढीली हो गई थी। तभी दूसरी तरफ से फिर से उस लड़की ने सेडेक्टिव वॉइस में कहा, हाय डार्लिंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारी गवार बीवी तुम्हारे पास है? वैसे मुझे बताओ कि तुम्हें उसके अंदर क्या दिखा, जो तुमने उस छोटी सी बच्ची से शादी कर ली जो तुम्हें कुछ करने भी नहीं देती? डार्लिंग, जल्दी से आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारी हॉट और अट्रैक्टिव बॉडी को टच करना है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। अब मन्नत और नहीं सुन सकती थी, उसने मोबाइल को सीधा जमीन पर पटक दिया और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। मन्नत ने मोबाइल कारपेट पर फेंका था, जिससे वह टूटा नहीं। इसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खोलकर अथर्व बाहर आया। उसने जब इस तरह से मन्नत को अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। वह तेज कदमों से चलता हुआ मन्नत के पास आ गया। उसने झटके से मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके कान से हटाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मन्नत क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? कहते हुए अथर्व मन्नत के चेहरे की तरफ देखने लगा। वही अथर्व को देखते ही मन्नत के कानों में वही शब्द दोबारा गूंजने लगे, उस लड़की की सेडिक्टिव आवाज और उसकी बातें मन्नत के मन में गूंजने लगी। मन्नत ने अथर्व को दूर धक्का देते हुए कहा, दूर रहो हमसे, हमसे दूर रहो, हमें छूना भी मत, नफरत है हमें आपसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। कहते हुए मन्नत जोर जोर से रोने लगी। वही अथर्व, जो मन्नत के इस बर्ताव की वजह समझने की कोशिश कर रहा था, जब उसने सुना कि मन्नत उसे खुद से दूर करना चाहती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मन्नत के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, मैंने कहा ना, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, तो क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा देती हो? क्यों चाहती हो कि मैं गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दूं, सब कुछ तबाह कर दूं? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। डेविलिगर, हमसे शादी नहीं करनी थी, हमसे कोई मतलब नहीं था, तो फिर क्यों जबरदस्ती शादी की? हमने तो नहीं कहा था कि हमें आपसे शादी करनी है, जब किसी और को दिल में रखा है तो हमें क्यों अपने बिस्तर पर लेकर आना चाहते हो? अथर्व ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत चुप हो जाओ वरना मैं कुछ गलत कर दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, आप सब कुछ गलत कर चुके हैं डेविल, हम क्यों चुप रहें, हम बोलेंगे, हमारा हक है, आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमें दर्द दिया है, आप सिर्फ लड़कियों के जिस्म को नोचना जानते हैं। अथर्व ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ मन्नत के गाल पर मारते हुए कहा, चुप, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अथर्व के थप्पड़ मारते ही मन्नत सीधा मुंह के बल बेड पर गिर गई। उसका पूरा चेहरा सुन पड़ चुका था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन नहीं पा रही है। अथर्व इस वक्त अपनी जगह पर खड़ा होकर गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें खून उगल रही थीं। उसने मन्नत की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे सामने मत आ जाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए अथर्व गुस्से से जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रूम से बाहर चला गया। वहीं अथर्व के जाने के 10 मिनट तक मन्नत खुद को हिला भी नहीं पाई, उसका गाल अभी भी सुन पड़ा हुआ था और उसके कानों में अभी भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अथर्व ने काफी जोर से मन्नत को थप्पड़ मारा था। कुछ देर बाद जब मन्नत को लगा कि अब वह उठकर बैठ सकती है, तो वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे अपने गालों में बेतहाशा दर्द हो रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, चले गए आप अपनी माशूका के पास, जब वह है आपके पास तो आपको हमारी क्या जरूरत है? डेविल, कहते हुए मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने चेहरे के साथ साथ अपने दिल में हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने कॉल पर सुना वह सब कुछ सच है, पर कॉल तो अथर्व के मोबाइल पर आया था ना, और उसने सब कुछ साफ साफ अपने कानों से सुना था। दूसरी तरफ की लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व के काफी करीब है। मन्नत अभी भी यह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसका डेविल, जो हमेशा उसके साथ प्यार से बर्ताव करता था, उसका डेविल जो हर मुसीबत में उसे बचाने के लिए आ जाता था, आज उसी डेविल ने उसे थप्पड़ मारा था, वह भी इतनी जोर से कि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गाल सुन पड़ चुका हो। मन्नत आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद वह उम्मीद कर रही थी कि अथर्व वापस आएगा, उसे मनाएगा, उसे अपने सीने से लगाकर सॉरी कहेगा और उसके गालों पर दवाई लगाएगा। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी अथर्व वापस नहीं आया, जिसे देखकर मन्नत का दर्द और बढ़ता गया। अब उसे गालों से ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। मन्नत रोते रोते बेड पर लेट गई। उसने सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, आप उसी के पास गए हो ना, क्योंकि हम आपकी जरूरत पूरी नहीं करते? कहते हुए मन्नत फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। नींद में भी मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे और धीरे धीरे वह यही कह रही थी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डेविल, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मन्नत को इस तरह से नींद में रोते हुए देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि इस वक्त वह कितनी तकलीफ में है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व मन्नत के रूम से निकलकर सीधा फिफ्थ फ्लोर पर एक रूम में आ गया था। रूम में सिर्फ अंधेरा था, अथर्व सिर्फ फ्लोर में ही मौजूद था। उसकी आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थीं। अथर्व ने रूम की लाइट्स ऑन की, वहां पर काफी सारी टॉर्चर करने की चीजें रखी हुई थी जिन्हें देखकर किसी इंसान की रूह कांप सकती थी।
अथर्व ने उन सभी की तरफ देखा और फिर अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। उसने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी मन्नत को मारा है ना, तुम्हारी वजह से उसे तकलीफ हो रही थी, उसे दर्द हुआ, तुम्हें इसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। कहते हुए अथर्व अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसने जोर जोर से अपने हाथों को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वह तब तक दीवार पर अपना हाथ पटकता रहा जब तक उसका हाथ खून से लहूलुहान नहीं हो गया। अथर्व ने देखा कि उसका हाथ पूरी तरह से खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथों से खून की बूंदें जमीन पर टप टप करके गिर रही थीं। अथर्व ने अपने खून से सने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, जो भी उसे तकलीफ देगा मैं उसे तकलीफ दूंगा। तुमने उसे थप्पड़ मारा तो तुम्हें तकलीफ मिलनी चाहिए। कहते हुए अथर्व एक टेबल के पास चलकर आया। वहां पर कुछ चीजें रखी हुई थीं। अथर्व ने वहां पर रखी हुई नमक और मिर्च उठाए और अपने खून से भरे हाथ पर डालने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अथर्व इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। अपने हाथ पर नमक मिर्च डालने के बाद उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। शायद वह अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद अथर्व उसी रूम के सोफे पर पीठ के बल लगकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। अथर्व ने अपनी आंखें खोलकर गुस्से से अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी मन्नत को कैसे मारा। मन्नत के चेहरे का दर्द, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व को याद आ रहा था कि वह किस तरह से इम्पेशेंट होकर बर्ताव कर रही थी। अथर्व ने खुद से कहा, आखिर मेरे बाथरूम में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो मन्नत इस तरह से बर्ताव कर रही थी। जो भी वजह तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी, तुम्हारा डेविल हमेशा हमेशा के लिए उस वजह को खत्म कर देगा। यह मेरा खुद से और तुमसे प्रॉमिस है मन्नत। कहते हुए अथर्व ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ सुनना पड़ने लगा था। अथर्व ने अपना मोबाइल उठाकर किसी का नंबर डायल किया। करीब आधे घंटे के बाद एक पूरी डॉक्टर की टीम उसके सामने घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। अथर्व ने एक मेल डॉक्टर को उंगली से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, इसे ट्रीट करो, बस इस तरह से ट्रीट करना कि इन्फेक्शन ना हो। दर्द उतना ही होना चाहिए जितना अभी हो रहा है। अथर्व की बात सुनकर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व कहना क्या चाहता है। वह चाहता था कि उसके हाथों में दर्द होता रहे पर इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, पर सर ये कैसे पॉसिबल है, हमें आपको पेन किलर की इंजेक्शन देनी होगी, उसके बाद आपके हाथों में आपको दर्द नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से साइड टेबल पर से एक बोतल उठाकर सीधा डॉक्टर के सर पर मारते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। अथर्व के बोतल मारते ही डॉक्टर के माथे से खून बहने लगा। डॉक्टर ने घबराते हुए अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद अथर्व इमोशनलेस नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रहा था, जिसके हाथ उसके हाथ की चोट को साफ करते हुए कांप रहे थे। पर अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। डॉक्टर ने करीब आधे घंटे के बाद अथर्व के हाथ पर बैंडेज करते हुए कहा, सर मैंने बैंडेज काफी टाइट बांध दी है, आपको दर्द भी होगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। सुबह आपको इसे चेंज करना होगा और जितना हो सके पानी से दूर रहना होगा, वरना आपके हाथ पर इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व ने बिना डॉक्टर की तरफ देखे दो उंगली के इशारे से उसे बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर ने पीछे पलटकर बाकी सभी डॉक्टर की तरफ देखा और घबराते हुए सभी वहां से ऐसे भाग गए जैसे उनके पीछे कोई जंगली कुत्ता पड़ा हो। उन सब के बाहर जाने के बाद अथर्व ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थीं। अथर्व ने अपने साइड में देखा, उसके साइड में उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। अथर्व ने अपना मोबाइल उठाकर देखा और वह आयुष का नंबर डायल करने ही वाला था कि उसका ध्यान कॉलिंग लिस्ट पर आए एक अननोन नंबर पर गया, जिसे देखते ही अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। उसे कभी भी अननोन नंबर से कॉल नहीं आते थे। उसने टाइम चेक किया तो उसे महसूस हुआ कि यह वही टाइम था जब वह बाथरूम में था, जिसे देखते ही अथर्व की आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। उसकी पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने वह नंबर कॉपी करके किसी को भेज दिया और सिर्फ इतना टाइप किया, पता लगाओ कि यह किसका नंबर है। योजक चिन्ह। वही मन्नत सिकुड़कर सो रही थी। नींद में अभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और एक ही बात उसके मुंह से निकल रही थी, आप हमें धोखा कैसे दे सकते हैं डेविल, हमें कभी नहीं लगा था कि आप हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। मन्नत अभी भी सिसक रही थी। अचानक से वह घबराकर उठकर बैठ गई। मन्नत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा था। उसने खुद से कहा, नहीं, हमारे डेविल किसी और की बाहों में नहीं जा सकते। कहते हुए मन्नत को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने अपने बेड के बगल में देखा, अथर्व वहां पर नहीं था। उसने वहां पर हाथ फेर कर देखा, वहां की जगह ठंडी थी क्योंकि अथर्व तो वहां पर था ही नहीं। मन्नत ने दरवाजे की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप उसी के पास गए हो ना, उसी के पास गए हो ना, क्योंकि हमने आपको मना कर दिया, आप ऐसा क्यों करते हो। कहते हुए मन्नत ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसी के साथ उसके कानों में अथर्व की आवाज पड़ी, मन्नत। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसके सामने अथर्व इमोशनलेस आंखों के साथ खड़ा था। एपिसोड 82 मन्नत भागी सुकुन मैंशन से, अर्थवा का पागलपन। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। योजक चिन्ह। मन्नत की आंखों में अभी अभी आंसू थे। वह हैरानी भरी नजरों से अथर्व की तरफ देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व सच में उसके सामने खड़ा है। वह बार बार अपनी आंखों को झपकाकर खोलकर सामने देखती है, पर अथर्व फिर भी उसके सामने होता। मन्नत ने हैरानी से कहा, डेविल, क्या यह आप हो। कहते हुए उसका ध्यान अथर्व के हाथों पर गया। अथर्व के हाथों पर बैंडेज देखकर मन्नत के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। अगले ही पल बिना किसी चीज की परवाह किए बेड से उतरकर दौड़ते हुए अथर्व के पास आई।
उसने अथर्व के हाथ को अपने हाथ में लेकर डरते हुए पूछा, क्या हुआ आपको, आपको ये चोट कैसे लगी? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह सब कुछ भूल चुकी थी, उसे बस सिर्फ और सिर्फ अपने डेविल की चोट नजर आ रही थी। अथर्व शिद्दत भरी नजरों से मन्नत के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिस पर उसे खुद के लिए फिक्र नजर आ रही थी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने गलती की थी, इसलिए उसे उसकी सजा मिल गई। मन्नत अथर्व की बात सुनकर हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व के चेहरे के अजीब से डरावने एक्सप्रेशन देखकर मन्नत के कदम अपने आप पीछे हो गए। पर अथर्व ने दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे गुस्सा दिला रहा है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। अब उसे अथर्व के गुस्से से डर लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि अथर्व ने कैसे उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। थप्पड़ की याद आते ही मन्नत का गाल फिर से दर्द करने लगा और उसका हाथ अपने आप गाल पर चला गया। अथर्व ने धीरे से कहा, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, मन्नत? कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से, जिससे उसने मन्नत की कमर को पकड़ा हुआ था, मन्नत के गाल पर सहलाया। मन्नत के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। अथर्व ने मन्नत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ आ गया। मन्नत ने घबराते हुए कहा, आपके हाथों में चोट है? उसकी बात को इग्नोर करके उसे बेड पर लिटाया और खुद साइड में जाकर कुछ ढूंढने लगा। मन्नत ने देखा, अथर्व के बैंडेज पर खून की बूंदें चमक रही थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि प्रेशर पड़ने की वजह से उसके हाथों से खून निकल रहा है। मन्नत कुछ कहना चाहती थी, पर अथर्व के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अथर्व कुछ ही देर में एक ऑइंटमेंट लेकर मन्नत के पास आ गया। वह इस वक्त बेहद सीरियस लग रहा था। उसने बेड पर लेटी हुई मन्नत की तरफ देखा और उसके गालों पर हल्के हाथ से धीरे धीरे ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगा। मन्नत बस आंखों में भरी आंसुओं से अथर्व की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अथर्व करना क्या चाहता है। चोट भी पहले उसी ने दी और अब मरहम भी वही लगा रहा है। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें चोट देने का और तुम्हारी तकलीफ पर मरहम लगाने का हक सिर्फ मेरा है, मन्नत, सिर्फ और सिर्फ मेरा, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा कोई चोट दे तो वह जिंदा नहीं रहेगा। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के गाल को थोड़े जोर से सहलाया। मन्नत के मुंह से फिर से सिसकी निकल गई। उसने धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सो जाओ, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। कहते हुए अथर्व ने ऑइंटमेंट को साइड टेबल पर रखा और खुद मन्नत के बगल में आकर लेट गया। मन्नत अभी भी घबराई हुई नजरों से अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व के बदलते बर्ताव की वजह से अब मन्नत को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे अथर्व से काफी ज्यादा डर लग रहा था। अथर्व ने मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, चुपचाप सो जाओ। कहकर अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही मन्नत अथर्व की बात सुनकर मुंह बनाकर उसे देखने लगी, पर अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मन्नत भले ही अथर्व से नाराज थी, पर अथर्व को अपने करीब देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अब तक उसके दिल में यही घबराहट थी कि जिस लड़की ने कॉल किया था, क्या अथर्व उसी के पास गया होगा? ये सोच सोच कर वह कितनी तकलीफ में थी, ये सिर्फ वही जानती थी। मन्नत ने अपने छोटे से हाथ से अथर्व पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे वह अथर्व को खुद से दूर नहीं जाने देगी। इसे महसूस करके अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। कुछ ही देर में अथर्व को मन्नत की गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस हुईं। उसने मन्नत के चेहरे की तरफ देखकर बेहद दीवानगी भरी आवाज में कहा, तुझे दर्द देकर मुझे भी दर्द होता है, पर तुझे दर्द देना भी जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत में दर्द मिलता है, और अगर दर्द ना हो तो मोहब्बत कैसी? कहते हुए अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। योजक चिन्ह। अगली सुबह मन्नत और अथर्व का रूम। सूरज की किरणों से मन्नत की आंख खुल गई। उसने अंगड़ाई लेकर उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि इस वक्त उसे किसी मजबूत हाथ ने जकड़ के रखा है। मन्नत ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अथर्व ने उसे अपने दोनों मजबूत हाथों से काफी मजबूती से पकड़ रखा था। अथर्व को अपने करीब देखकर मन्नत के होठों पर अपने आप स्माइल आ गई। अगले ही पल रात को जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ मन्नत को याद आने लगा। किस तरह से अथर्व पहले उसके साथ प्यार से बर्ताव कर रहा था, कैसे जब अथर्व बाथरूम में गया तो उसे लड़की का कॉल आना और अथर्व को अपने पास आने के लिए कहना, उसके बाद गुस्से में अथर्व का उसे थप्पड़ मारना और रूम से चले जाना और करीब 2-3 घंटे तक वापस न आना। सब कुछ याद करके मन्नत के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द नजर आने लगा। मन्नत ने अथर्व की बाहों से जैसे तैसे खुद को आजाद किया। अथर्व शायद गहरी नींद में था, जिस वजह से मन्नत के इतना हिलने डुलने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली। मन्नत ने जल्दी से अपने हाथों से अपने आंसू साफ किए और बाथरूम में चली गई। बाहर आकर मन्नत ने देखा कि बेड खाली था। अथर्व बेड पर नहीं था, शायद अथर्व जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला गया था। मन्नत ने अथर्व जिस जगह पर लेटा हुआ था उस जगह की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से क्या आप किसी और को भी अपनी बाहों में लेकर सोते हो? क्या सच में कोई और भी हमारी तरह आपकी बाहों में होती है? कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। मन्नत इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी कि कोई और अथर्व की बाहों में है, पर यह सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह अथर्व से प्यार करती है या नहीं, पर बचपन से उसने सिर्फ अथर्व को ही अपना पति माना था। बचपन से वह यही कहती थी कि बड़ी होने के बाद वह अथर्व से शादी करेगी, और आज भी वह यही चाहती थी। वह बस शादी जिस तरह से हुई थी उससे खुश नहीं थी, वरना उसके दिल में तो हमेशा से अथर्व ही था। मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि रूम की तरफ किसी के कदमों की आवाज आ रही है। इस आवाज को सुनते ही मन्नत समझ गई कि अथर्व वापस आ रहा है। मन्नत दौड़ते हुए सीधा क्लोजेट में घुस गई। मन्नत के अंदर जाते ही दरवाजा खोलकर अथर्व अंदर आया। उसने देखा तो मन्नत रूम में नहीं थी, जिसे देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने क्लोजेट रूम के दरवाजे की तरफ देखा जो कि अंदर से बंद था।
जिसे देखकर अथर्व ने गहरी सांस ली और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। इस वक्त उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। एक हाथ में चोट लगने के बावजूद आज उसने अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं की थी। पसीने से भीगा हुआ अथर्व बाथरूम में चला गया। बाथरूम में उसे खुद से नहाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वह अपने हाथों को हिलाया ना करें वरना इन्फेक्शन हो सकता है। अथर्व खुद को दर्द तो दे सकता था पर वह इन्फेक्शन नहीं होने दे सकता था। आखिर उसके ऊपर राठौर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारियां थीं। अथर्व को नहाने में काफी ज्यादा वक्त लगा क्योंकि वह ना तो अपने कपड़े निकाल पा रहा था और ना अपने एक हाथ से खुद को ठीक से नहला पा रहा था। वह मन्नत को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाना चाहता था पर कल रात के मन्नत के बर्ताव के बाद उसे यकीन था कि मन्नत ऐसा कुछ नहीं करेगी और अथर्व मन्नत को कल रात थप्पड़ मारने के बाद दोबारा फोर्स नहीं करना चाहता था क्योंकि पहले से ही अब उसे नॉर्मल होने में वक्त लगने वाला था। मन्नत ने क्लोजेट से बाहर आकर देखा और अथर्व को अपने सामने ना देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ये देखकर मन्नत धीमे कदमों से चलती हुई रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर से होती हुई वह लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में इस वक्त मायरा और सुधा दोनों काम कर रही थीं। उन दोनों ने जैसे ही मन्नत की तरफ देखा, रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने सर झुकाकर मन्नत को गुड मॉर्निंग विश किया। मन्नत ने भी एक छोटी सी नकली मुस्कुराहट के साथ उनके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। मन्नत ने बाहर जाते हुए कहा, मैं गार्डन से थोड़ी घूमकर आती हूँ। अभी सुबह के 7 बजे थे जिस वजह से मायरा और सुधा को ज्यादा अजीब नहीं लगा। उसने अपना सर हिला दिया और दोनों अपना काम करने लगी। मन्नत लिविंग रूम से चलती हुई गार्डन में आ गई। उसने घर के सर्वेंट को भी यही बताया कि वह बस गार्डन में कुछ देर तक घूमेगी। मन्नत को भले ही मेंशन के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी पर वह मेंशन के गेट के अंदर कुछ भी कर सकती थी, जहां मर्जी वहां जा सकती थी। करीब 2 घंटे के बाद अथर्व जैसे तैसे फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 9 बजे बज रहे थे। उसने छोटी आंखों से खुद से कहा, जब भी मैं वापस आता हूँ, ये कहाँ चली जाती है। अथर्व ने सुबह से उठने के बाद एक बार भी मन्नत को नहीं देखा था। जब वह जिम के लिए गया था, उसे पता था कि मन्नत बाथरूम में है इसलिए चला गया था। वापस आने के बाद मन्नत क्लोजेट में घुस गई थी और अब वह रूम में मौजूद नहीं थी। अथर्व को मन्नत को देखना था इसलिए वह सीधा लिविंग रूम में आ गया। जब लिविंग रूम में भी उसे मन्नत नजर नहीं आई तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मायरा और सुधा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मैडम कहाँ है। मायरा और सुधा ने जैसे ही अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनी, उन दोनों के चेहरे पर डर नजर आने लगा। सुधा ने घबराते हुए कहा, सर मैडम बाहर गार्डन में घूमने के लिए गई थी। कहते हुए सुधा की आवाज कांप रही थी। सुधा की बात सुनकर अथर्व की आंखें गहरी हो गईं। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, कितनी देर पहले। सुधा ने घबराते हुए कहा, सर 1.5 घंटे पहले। सुधा के इतना कहते ही अथर्व ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। जब वह 1.5 घंटे से वापस नहीं आई तो तुमने क्या उसे जाकर देखा कि वह ठीक है या नहीं। अथर्व के थप्पड़ खाते ही सुधा सीधा जमीन पर गिर गई। उसने जैसे तैसे खुद को रोने से रोका हुआ था वरना अगर उसने जितनी जोर से थप्पड़ मारा था अब तक वह जोर जोर से रोना शुरू कर चुकी होती। जी सर, हमने थोड़ी देर पहले जाकर देखा था। मैडम गार्डन के फूलों के पास बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। हमने उन्हें वापस आने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ी और देर वहां पर बैठने के बारे में कहा, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। कहते हुए सुधा जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। अथर्व ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, अपनी मन्नत को मैं लेने के लिए खुद जा रहा हूँ। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से गार्डन एरिया में आ गया। उसने पूरे गार्डन में अपने नजदीक घूमकर देखा पर उसे मन्नत कहीं भी नजर नहीं आई। उसकी आंखें मन्नत को ना देखकर गहरी होती जा रही थीं। काफी देर तक मन्नत को ढूंढने के बाद जब उसे मन्नत नहीं मिली तो अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया एंजेल, बहुत गलत कहा था ना। मुझसे दूर मत जाना वरना हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लूंगा। एपिसोड 83 एक्सीडेंट, सुरंग से रास्ता। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पूरे गार्डन में मन्नत को ढूंढने के बाद अथर्व को मन्नत का नामो निशान नहीं मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने दूर तक देखते हुए कहा, बहुत गलत किया तुमने मन्नत, बहुत गलत। मैंने कहा था ना, तुमने अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लूंगा। लगता है अब चिड़िया को पिंजरे में कैद करने का वक्त आ गया है। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से मेंशन के अंदर आ गया। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा डरावने थे कि उसे देखकर कोई भी सांस लेना भूल सकता था। सुधा और मारिया लिविंग रूम में मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अथर्व को अंदर आते देखा, वह कुछ पूछना चाहती थी पर ना उनके अंदर इतनी हिम्मत थी और ना उनकी इतनी औकात। अथर्व को अकेले और इतने गुस्से में देखकर उन्हें भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था पर वह नहीं जानती थी कि हुआ क्या है। अथर्व ने लिविंग रूम में आकर चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी सभी के सभी यहाँ पर आओ। अथर्व के इतना कहते ही 2 मिनट के अंदर अंदर मेंशन के सारे सर्वेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। उन सब की तरफ देखते हुए अथर्व ने कहा, तुम लोगों ने अपनी मैडम को मेंशन से बाहर जाते हुए देखा। अथर्व का सवाल सुनकर उसके सामने खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कि घुटनों के बल बैठे हुए थे, वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं सर, हमने मैडम को मेंशन से बाहर जाते हुए नहीं देखा। हम हर वक्त वहीं पर थे और हम एक पल के लिए भी नहीं सोए। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमाते हुए कहा, सच में, तो फिर वह मेंशन से बाहर कैसे चली गई। कहते हुए अथर्व ने एक सिक्योरिटी गार्ड के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड बेजान सा जमीन पर गिर गया।
पहले सिक्योरिटी गार्ड की हालत देखकर दूसरे वाले की घबराहट और भी बढ़ गई। उसने घबराते हुए कहा, सर हम बस 2 मिनट के लिए गेट से हटे थे। उसके इतना कहते ही उसकी भी आंखें बंद हो गईं क्योंकि उसके सीने पर लगातार एक साथ 3-4 बुलेट लग चुकी थी। बाकी सर्वेंट्स तो उन दोनों की हालत देखकर हद से ज्यादा घबरा गए थे। आखिर इस वक्त अथर्व का शैतानी रूप उनके सामने जो था। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुम सबको इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, सबको अलग अलग डिफरेंट मौत मिलेगी, पर मिलेगी तो सबको मौत। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और मॉनिटर रूम की तरफ जाने लगा। मॉनिटर रूम में आते ही उसे वहां पर बैठा हुआ ऑपरेटर नजर आया जिसे मेंशन के बाहर और मेंशन के अंदर की हलचल का ध्यान देना था। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ अथर्व के रूम में नहीं था क्योंकि अथर्व नहीं चाहता था कि उसकी मन्नत को कोई भी उसके अलावा देखे। अथर्व को देखते ही ऑपरेटर घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अथर्व ने उंगली के इशारे से ऑपरेटर को साइड हटने के लिए कहा और खुद जाकर कुर्सी पर बैठ गया। वह ऑपरेटर भी डरते डरते वहां से साइड हट गया। अथर्व मॉनिटर पर तेजी से अपनी उंगलियां चलाने लगा। 5 मिनट के अंदर अंदर उसे स्क्रीन पर मन्नत नजर आने लगी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। यह फुटेज 1 घंटे पहले की थी। रोती रोती मन्नत उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कुछ कहा और आसपास नजरें घुमाने लगी। आखिर में मन्नत मेंशन के पीछे फाउंटेन के पास आ गई। उसने फाउंटेन के नीचे झुककर कुछ किया और अगले ही पल वहां से एक रास्ता खुल गया और मन्नत उस रास्ते से अंदर चली गई। इसे देखते ही अथर्व ने गुस्से से मॉनिटर को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, इडियट लड़की, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। कहते हुए अथर्व गुस्से से उठकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ मन्नत इस वक्त एक अजीब सी जगह पर मौजूद थी। उसे ये तो पता था कि सुकून मेंशन से सीधा हाईवे की तरफ एक सुरंग जाती है और वह इस सुरंग की मदद से मेंशन से भागना चाहती थी क्योंकि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए दरवाजे से भागना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मन्नत ने डरते हुए कहा, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या हम अंदर ही दफन हो जाएंगे। मन्नत को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। पिछले 2 घंटे से वह सुरंग के रास्ते पर चली जा रही थी पर उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अंदर के नज़ारे भी काफी डरावने थे। रास्ते पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी तो कई सारी हड्डियां सूखी हुई थी। मन्नत को अब अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए लगातार चल रही थी। वह कुछ ही दूरी पर आई थी कि सामने का नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगीं और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इस वक्त उसके सामने कटे हुए सिर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 1 या 2 दिन पहले ही काटा गया होगा। मन्नत ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। घबराहट की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह यहाँ से भागना चाहती थी पर अब उसे नहीं पता था कि वह कौन से रास्ते पर आ चुकी है। मन्नत रोते हुए वहीं पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, डेविल प्लीज हमें बचा लो, हमें डर लग रहा है। कहते हुए मन्नत जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। अब उसे वापस अथर्व के पास ही जाना था। इमोशनल होकर उसने यह फैसला तो ले लिया था कि वह अथर्व से दूर चली जाएगी, पर क्या सच में वह अथर्व के बना रह सकती थी। मन्नत ने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। पिछले 6 साल से जब वह अथर्व से दूर थी, ऐसा एक दिन भी नहीं था जब उसने अथर्व को याद नहीं किया था। मन्नत रोते हुए उठकर खड़ी हो गई। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि यहीं पर फंसकर उसकी मौत हो जाए। मन्नत हिम्मत करके उन कटे हुए सिरों के पास से सामने चली गई पर अभी भी उन कटे हुए सिरों को अपनी आंखों के सामने वह इमेजिन कर पा रही थी। उसने खुद से कहा, भगवान हमें बचा लो। कहते हुए वह धीरे धीरे सामने की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अब तक वह बहुत थक चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी और इस वक्त वह जिस जगह मौजूद थी वहां पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान कुछ कीजिए वरना लगता है कि आज यहीं पर हमारी कब्र बन जाएगी। मन्नत ने इतना कहा ही था कि उसे कुछ दूरी पर रोशनी नजर आई जिसे देखते ही उसके अंदर अचानक से हिम्मत आ गई। मन्नत ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जरूर वह हाईवे होगा। कहते हुए मन्नत पूरी ताकत लगाकर उस डायरेक्शन में चलने लगी। मुश्किल से मन्नत 2 कदम चली होगी कि उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। मन्नत ने डरते हुए पीछे पलट कर देखा तो उसे पीछे कुछ भी नजर नहीं आया। मन्नत ने घबराते हुए कहा, ये कैसी आवाज है। मन्नत के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आखिर में उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। कहते हुए मन्नत पूरी ताकत लगाकर रोशनी की डायरेक्शन में भागने लगी। कुछ देर में वहां पर पहुंच चुकी थी पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे निकले। मन्नत ने कुछ सोचा और आसपास अपने हाथ घुमाने लगी। 2-3 बार हाथ घुमाते ही वहां पर एक सीढ़ी नीचे आ गई जिसे देखते ही मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह जल्दी से सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगी। वह 5 सीढ़ियां चढ़ी थी कि तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। इस दहाड़ को सुनते ही मन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने डरी हुई नजरों से नीचे देखा तो उसे 20 कदमों की दूरी पर एक खूंखार शेर खड़ा था जो कि उसे ही देखकर दहाड़ मार रहा था। शेर को देखकर मन्नत की सांस जैसे अटक गई। उसने खुद से कहा, नहीं। कहते हुए मन्नत बिना डरे ऊपर चढ़ने लगी। तब तक शेर भी उसके पास पहुंच चुका था। उसने छलांग मारकर मन्नत के पैर को पकड़ने की कोशिश की पर मन्नत ऊपर जा चुकी थी। शेर के नाखून मन्नत के पैरों में लग चुके थे। ऊपर आते ही मन्नत ने देखा इस वक्त वह एक अजीब सी जगह पर थी। उसने आज से पहले ये जगह कभी भी नहीं देखी थी। मन्नत को अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने झुककर देखा तो उसके पैरों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। शेर अभी भी जोर जोर से दहाड़ रहा था। मन्नत ने जल्दी से सीढ़ी को ऊपर खींच लिया और खुद से कहा, हे भगवान प्लीज बचा लो। कहते हुए मन्नत घबराई हुई नजरों से आसपास देखने लगी। आसपास एक बड़ा सा तालाब था और वह तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर खड़ी थी।
मन्नत ने देखा तालाब का पानी ज्यादा गहरा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि यह आर्टिफिशियल तालाब है। मन्नत ने हिम्मत करके पत्थर से नीचे अपना कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि तालाब का पानी उसके घुटनों से भी नीचे तक है। ये सोचकर मन्नत धीरे धीरे तालाब से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने कुछ दूरी पर एक कच्चे रास्ते को देखा। मन्नत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रही है। जो कुछ भी उसे दिख रहा था वह सब कुछ कर रही थी क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मन्नत ने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब मैं पीछे नहीं जा सकती, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी बीवी के होते हुए। कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कच्चे रास्ते पर रोते हुए चलने लगी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू के निशान थे। प्यास लगने की वजह से उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। चलते चलते मन्नत काफी दूर आ चुकी थी। उसे अपने पैरों में भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं चली थी जितना वह आज चल रही थी। कुछ दूर जाकर मन्नत एक पत्थर पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने आसपास देखा, वहां पर काफी हरियाली और खूबसूरत पेड़ थे जिन्हें देखकर मन्नत को सुकून मिल रहा था। उसने खुद से कहा, ऐसा ही तो सुकून चाहते थे हम। उस मेंशन का नाम तो सुकून रख दिया, पर वहां पर सुकून नहीं है, वहां पर सिर्फ दर्द है, सिर्फ तकलीफ है। और हमें अपनी लाइफ में दर्द और तकलीफ नहीं, खुशियां चाहिए डेविल। कहते हुए मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। कुछ और दूर चलने के बाद उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। मन्नत ने खुद से कहा, शायद मैं रोड के डायरेक्शन में हूँ। कहते हुए मन्नत बिना कुछ सोचे समझे खुशी से दौड़ते हुए मैं रोड की तरफ भागने लगी। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक भटके हुए इंसान को फाइनली रास्ता मिल गया हो। मन्नत की हालत भी ऐसी ही थी। इतना चलने के बाद अब उसे उम्मीद मिल रही थी कि वह मैं रोड पर पहुंच चुकी है। मन्नत दौड़ते हुए कच्चे रास्ते से निकलकर मैं रोड पर आ गई। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई, आहा! क्योंकि मन रोड पर दूसरी तरफ से एक कार तेज रफ्तार से इस तरफ आ रही थी। मन्नत साइड हट पाती, इससे पहले ही कार उसे टक्कर मार चुकी थी। कार से टक्कर होते ही मन्नत उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिर गई। वहीं कार भी रुक चुकी थी। कार का दरवाजा खोलकर एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने घबराते हुए कहा, यह मैंने क्या कर दिया? कहते हुए उसने कुछ दूरी पर गिरी हुई मन्नत की तरफ देखा। वो उसका चेहरा तो वह नहीं देख पा रही थी, पर उसके माथे से निकल रहा खून वह जरूर देख पा रही थी। उस लड़की को हद से ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने खुद से कहा, मैं क्या करूं, मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। हे भगवान, मुझे क्या हो गया? पापा को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वह लड़की कांपते पैरों से मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। मैनन रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियां काफी कम गुजरती थीं। इस वक्त उसकी अकेली कार वहां पर मौजूद थी। धीरे धीरे चलते हुए वह लड़की मन्नत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, हाय उठो, क्या तुम ठीक हो? वह मन्नत से सवाल कर रही थी जो कि शायद बेहोश हो चुकी थी। उसने आसपास देखा तो मन्नत के माथे से खून निकल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। एपिसोड 84 कोमा ऑब्सेसिव साइको। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मन्नत के रिस्पॉन्स ना देने के बाद वह लड़की घबराते हुए घुटनों के बल मन्नत के सामने बैठ गई। उसने मन्नत के बालों को उसके चेहरे से हटाकर देखा तो मन्नत का खूबसूरत चेहरा देखकर एक पल के लिए वह भी उसमें खो गई। पर अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि इस वक्त मन्नत की कंडीशन क्या है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती की है तो उसे सुधारना भी पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। कहते हुए उसने बहुत मुश्किल से मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। उस लड़की की पर्सनैलिटी मन्नत के मुकाबले अच्छी थी और मन्नत छोटी सी गुड़िया की तरह थी, इसलिए वह आसानी से मन्नत को उठाकर अपनी कार की पिछली सीट पर ले आई। उसने मन्नत को पिछली सीट पर लिटाते हुए कहा, हे भगवान, बस इसे कुछ ना हो। कहते हुए वो जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और उसने कार को अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व इस वक्त अपने आदमियों और बॉडीगार्ड के साथ पूरी मुंबई में मन्नत को ढूंढ रहा था। उसने पूरी मुंबई को ब्लॉक कर दिया था, कोई भी कहीं नहीं जा सकता था, किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। पर इस वक्त पूरी मुंबई में यही चर्चा चल रही थी कि अचानक से मुंबई में कर्फ्यू क्यों लगा दिया गया है। अथर्व इस वक्त सुरंग की दूसरी ओर खड़े होकर गुस्से से आसपास देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कहाँ गई मन्नत? अथर्व की आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके सारे आदमी घबराकर साइड हट गए। उनमें से किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अथर्व के सामने कुछ बोल सके। अथर्व इस वक्त एक शैतान बन चुका था। उसने अब तक न जाने कितने आदमियों को मार डाला था, पर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जो कोई भी उसके सामने आता अथर्व उसे शूट कर देता। शायद इस वक्त उसके सामने आना यानी कि अपनी मौत को दावत देना था। अथर्व ने गुस्से से अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके मेरी जान का पता लगाओ, मुझे वह मेरे सामने, मेरी बाहों में, मेरे घर में, मेरे रूम में चाहिए। अथर्व की बात सुनकर उसके आदमी ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। अथर्व भी अपनी कार में बैठकर मन्नत को ढूंढने के लिए निकल गया। अब तक कबीर और आदित्य के पास भी खबर पहुंच चुकी थी कि मन्नत अथर्व के मेंशन से भाग चुकी है। आदित्य तो गुस्से से पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि जरूर अथर्व ने मन्नत के साथ कुछ किया होगा, तभी मन्नत इस तरह से मेंशन से भाग गई। वरना जितना आदित्य मन्नत को जानता था, मन्नत तो हमेशा से अथर्व के साथ रहना चाहती थी, फिर वह बिना वजह अथर्व को छोड़कर क्यों भागेगी। आदित्य भी अपनी पूरी फोर्स के साथ मुंबई में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। कबीर के आदमी भी मन्नत को ढूंढ रहे थे, पर अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ
अस्पताल में मन्नत को इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया था और वह लड़की परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने काफी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट की वजह से पसीने की बूंदें चमक रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। डॉक्टर को देखते ही वह लड़की दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आई। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर वह ठीक तो है ना? लड़की का सवाल सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निधि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, उसके माथे पर चोट गहरी है। वैसे ये सब कुछ कैसे हुआ और तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? क्या ये सब कुछ तुमने? कहते हुए डॉक्टर चुप हो गए। निधि ने आंसू भरी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, अंकल मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर पापा को पता चल गया तो इस बार वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निधि की बात सुनकर डॉक्टर ने थोड़े गुस्से से कहा, निधि यह पहली बार नहीं है जो तुमसे ऐसी गलती हुई है। आज तक तुमने 3-4 एक्सीडेंट किए हैं, भगवान की दया से वह सारे छोटे थे और सभी लोग बच गए, पर आज जो तुमने किया है यह कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है। जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें कार चलाने से मना किया है तो तुम क्यों बार बार कार लेकर निकल पड़ती हो? क्या तुम्हारी नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? डॉक्टर की बात सुनकर निधि ने रोते हुए कहा, अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं किसी को जानबूझकर टक्कर नहीं मारती, आज मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अच्छे से धीरे धीरे ड्राइव कर रही थी। पता नहीं ये लड़की अचानक से दूसरी तरफ से मेरी कार के सामने आ गई। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मेरी कार के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं। इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, निधि ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या तुमने अपने पापा को इन्फॉर्म किया? डॉक्टर की बात सुनकर निधि ने घबराते हुए कहा, अंकल प्लीज पापा को कुछ मत बताइए, पापा इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निधि के चेहरे पर डर देखकर डॉक्टर ने प्यार से कहा, निधि आपके पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वह आपकी बात समझ जाएंगे। आपने ही तो कहा था ना कि इस बार आपकी कोई गलती नहीं है, हमें तुम्हारे पापा को बताना ही होगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वह हैंडल कर सकें। उस लड़की की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उसका काफी ब्लड लॉस भी हो चुका है, फिलहाल तो हम उसे ब्लड चढ़ा रहे हैं, जब तक होश नहीं आ जाता हम उसे खतरे से बाहर नहीं कह सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही निधि फ्लोर पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसने खुद से कहा, मैं पक्का वाला वादा करती हूँ भगवान जी, आज के बाद से मैं कभी कार नहीं चलाऊंगी, बस उसे ठीक कर दो, पक्का वाला वादा। निधि रोते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी उसे किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, निधि। इस आवाज को सुनकर निधि ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक 40 से 45 साल का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही निधि के माथे पर ठंडा पसीना चमकने लगा। निधि ने घबराते हुए कहा, पापा। निधि ने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ निधि के गाल पर मारकर उसके बालों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है चुपचाप घर में पड़ी रह, पर तुझे मेरी बात सुननी नहीं है। क्या क्या किया तूने, कितने लोगों की जान लेगी? बोल, अपनी माँ की तरह ही है तू, कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, पता नहीं तेरी माँ ने तुझे जिंदा क्यों रखा है। अपने पापा की बात सुनकर निधि रोने लगी। उसे अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, प्लीज पापा छोड़ दो, दर्द हो रहा है। निधि की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी पकड़ उसके बालों मजबूत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो मैं तुझे यहाँ पर दर्द देने के लिए ही आया हूँ। कहते हुए उस आदमी ने गुस्से से निधि को जमीन पर पटक दिया। निधि जमीन पर गिर गई और अगले ही पल जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, पापा सच में इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने सच में कुछ नहीं किया, वह अचानक से मेरी कार के सामने आ गई थी, यह सब उसकी गलती है। निधि की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, निधि अग्रवाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास बातों पर यकीन कर लूंगा? और अगर कर भी लिया तो क्या लोग तुम्हारी बकवास बातों पर यकीन करेंगे? तुम्हारी वजह से मैं हर वक्त मुसीबत में फंसा रहता हूँ, पता नहीं कब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी और सारी मुसीबतें मुझसे दूर चली जाएंगी। अपने पापा की बात सुनकर निधि ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। ये थे निधि के स्टेप फादर करण अग्रवाल, जिन्होंने निधि की प्रॉपर्टी के लिए उसकी मां से शादी की थी। कुछ साल पहले ही निधि की मां की मौत हो गई थी और अब पूरी प्रॉपर्टी निधि के नाम पर थी, पर निधि की 21 साल होने से पहले प्रॉपर्टी करण अग्रवाल के हाथ में थी, जिस वजह से करण अग्रवाल निधि को जितना ज्यादा हो सके तकलीफ देते थे। वह निधि को बचाना तो नहीं चाहते थे, पर प्रॉपर्टी के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा था। उन्होंने एक नजर निधि की तरफ देखा और वहां से चुपचाप चले गए। उनके जाते ही निधि ने रोते हुए कहा, मम्मा आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? पापा मुझे बहुत हेट करते हैं, मम्मा बहुत ज्यादा, प्लीज मम्मा मुझे आपके पास आना है। कहते हुए निधि जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए ही उसे अचानक से मन्नत का ख्याल आया। उसने खुद से कहा, उसका भी तो परिवार उसके लिए परेशान हो रहा होगा ना। नहीं, मैं इस तरह से टूट नहीं सकती, मुझे उसे ठीक करना ही होगा। भगवान से दुआ मांगूंगी। भगवान ने आज तक मेरी कोई दुआ कबूल नहीं की, मॉम के टाइम पर भी नहीं की और पापा के टाइम पर भी नहीं की, पर इस बार जरूर करेंगे। कहते हुए निधि वहां पर ही बने एक छोटे से मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान जी प्लीज उसे ठीक कर दो, प्लीज, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे साथ जो करना है कर लेना। निधि यह सब कह ही रही थी कि पीछे से एक औरत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सच्चे दिल से मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती है, बस अपने दिल को साफ रखो, सब कुछ ठीक होगा। उस औरत की बात सुनकर निधि के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर के केबिन में निधि और करण अग्रवाल बैठे हुए थे। करण अग्रवाल ने गुस्से से कहा, क्या वह लड़की इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है?
करण अग्रवाल की बात सुनकर डॉक्टर, जो कि निधि की मां के फ्रेंड थे, उन्होंने करण की तरफ देखते हुए कहा, करण उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, मैं कितनी बार कहूं, अगर उसे होश भी आ गया तो भी हम पक्का नहीं बता सकते कि सब कुछ ठीक होगा। ऐसे में 3 चांस हैं, या तो वह कोमा में जा सकती है, या उसकी याददाश्त जा सकती है, और उसके सर में ब्लड क्लॉट हो सकता है। तीनों ही सिचुएशन में उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर करण अग्रवाल ने गुस्से से निधि की तरफ देखकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, 1000 बार कहने के बाद भी इसे अपनी मर्जी चलानी है, दूसरों की जान लेनी है। करण अग्रवाल को निधि के साथ इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर डॉक्टर ने थोड़े गुस्से से कहा, बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो तुम, उसके साथ बच्ची है, वह मानता हूं कि गलती हो गई, पर तुम इस तरह से उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। भूलो मत कि आज जिन पैसों पर तुम ऐश कर रहे हो वह उसी के हैं। डॉक्टर की बात सुनकर करण अग्रवाल ने गुस्से से कहा, और तुम भी मत भूलो कि बिजनेस मैं चला रहा हूं, अगर मैं अपने हाथ पीछे खींच लूं तो अब तक वह कंपनी डूब चुकी होती, और जितने करोड़ की यह मालकिन है ना, वह सारे करोड़ 1000 भी नहीं रहते। करण अग्रवाल की बात सुनकर डॉक्टर चुप हो गए। निधि रोते हुए कहने लगी, पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अगली बार से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी अकेली कहीं नहीं जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं घर से भी बाहर नहीं निकलूंगी, पर प्लीज उसे बचा लीजिए। निधि की बात सुनकर करण अग्रवाल के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हें मुझसे ये वादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें घर से ही नहीं निकलने देने वाला हूँ। करण अग्रवाल की बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन और पूरी रात ढूंढने के बाद भी अथर्व को मन्नत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इस वक्त वह पूरी तरह से शैतान लग रहा था, उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो गई थी। वह अपनी कार की बोनट पर बैठकर लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, जितना दूर भागना है भाग जाओ मन्नत, बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा, कभी भी नहीं, ये तुम्हारे इस ऑब्सेस्ड साइको का वादा है। कहते हुए अथर्व ड्रिंक करने लगा। दूसरी तरफ अगली सुबह निधि घबराई हुई नजरों से मन्नत के वार्ड के बाहर चक्कर काट रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ही मन्नत की कंडीशन बिगड़ गई थी। निधि बस प्रार्थना कर रही थी कि मन्नत ठीक हो जाए। करीब 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी। निधि ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पेशेंट कोमा में जा चुकी है, हमें नहीं पता कि उन्हें कब होश आएगा, बस भगवान से दुआ कीजिए कि वह जल्दी ठीक हो जाए। एपिसोड 85। 6 महीने बाद मैं एंजल से शादी करूंगा। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। योजक चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर करण अग्रवाल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वहीं निधि घुटनों के बल वहीं पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। उसकी वजह से आज एक जिंदगी बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। निधि को आज खुद से नफरत हो रही थी। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, सब सच कहते हैं, मैं मनहूस हूं, मैं जिस किसी की जिंदगी में जाती हूं उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। निधि जोर जोर से रो रही थी। करण अग्रवाल ने अजीब नजरों से निधि की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हो गया ये सब कुछ, रोना धोना बंद करो, अब हमें उस लड़की के साथ कुछ करना होगा। करण अग्रवाल की बात सुनकर निधि जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने करण अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा, उसे हम अपने घर लेकर जाएंगे, उसका इलाज वहीं होगा। निधि की बात सुनकर करण अग्रवाल ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। अपने आंसू साफ करते हुए निधि ने कहा, वही जो आपने सुना है, वह हमारे साथ हमारे घर आएगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी, जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। गलती मैंने की है तो मैं ही अपनी गलती को सुधारूंगी। निधि की बात सुनकर करण अग्रवाल ने उसके बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, मेरे सामने भूल मत, वह मेरा घर है, वहां पर मेरी मर्जी चलेगी, तेरी नहीं। करण अग्रवाल की बात सुनकर निधि ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, भूल आप रहे हैं, वह मेरा घर है और मेरे नाम पर रजिस्टर है, अगर मैं चाहूं तो आपको उस घर से निकाल सकती हूं, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कहते हुए निधि ने गुस्से से उन्हें खुद से दूर धकेल दिया और आंसू भरी आंखों से वहां से चली गई। करण अग्रवाल ने गुस्से से कहा, इस लड़की के पर निकल गए हैं, इसके पर काटने होंगे, और अब मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे कंट्रोल करना है। कहते हुए करण अग्रवाल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। योजक चिन्ह। 6 महीने बाद एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर लेटी हुई थी। इस वक्त वह जिस रूम में थी, रूम का पूरा थीम ब्लैक और व्हाइट था। रूम देखने में किसी प्रिंस के रूम की तरह लग रहा था। उस लड़की के आसपास कई सारी मशीन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो, फिर भी उसका चेहरा देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह बीमार है। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और दो छोटे छोटे पैर अंदर आए। एक छोटा सा कुत्ता भी अंदर आया, जो टुकुर टुकुर उस लड़की को देख रहा था। उसके हाथ में लॉलीपॉप थी और वह लॉलीपॉप खाते हुए धीरे धीरे बेड की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसने बेड के पास आकर धीरे से कहा, एंजेल आपका बहुत हो गया है, मुझे आपसे शादी करनी है, जल्दी से उठ जाओ ना। उस लड़के ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वंश क्या आप यहाँ पर हो? इस आवाज को सुनते ही वह छोटा सा बच्चा डर गया। उसकी उम्र 5 साल के आसपास लग रही थी। उसने बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, देखा एंजेल, आपके और मेरे प्यार की दुश्मन आ गई, कोई मुझे आपसे बात ही नहीं करने देता, जल्दी से ठीक हो जाओ एंजेल, उसके बाद हम सबको सबक सिखाएंगे और इस दुनिया से दूर अपनी प्यार की मंजिल ढूंढने जाएंगे, ओके। कहते हुए उस लड़के ने अपने छोटे से हाथ से बेड पर लेटी लड़की के हाथ पर रखा और धीरे से उसकी हथेली को होठों से छूते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा एंजल।
कहते हुए वह छोटा सा बच्चा जिसका नाम वंश था, दबे कदमों से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। वह दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी उसे दरवाजे के सामने एक 19 साल की लड़की अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरती हुई नजर आई। उस लड़की को देखकर नन्हे वंश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एंजल को देखने के लिए आया था कि एंजल को भूख लगी है या नहीं। वंश की बात सुनकर उस लड़की ने नीचे झुककर वंश को कॉलर से पकड़कर उठते हुए कहा, अच्छा तो आप अपनी दीदी से झूठ बोलोगे। उस लड़की के इस तरह से उठाने की वजह से वंश का मुंह बन गया। उसने गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथों को चलाते हुए कहा, दीदी वंश बिग बॉय हो चुका है, आप उसे ऐसे नहीं पकड़ सकती, वंश को नीचे उतारो वरना वंश आपसे कट्टी कर लेगा। वंश की बात सुनकर सामने खड़ी लड़की की आंखें छोटी हो गईं। उसने वंश को छोड़ते हुए कहा, अच्छा तो अब आप मुझे धमकी भी देने लगे हो। वंश ने मुंह बनाते हुए कहा, निधि दीदी यू नो ना, वंश लव्स हिज एंजल, इसलिए वंश बस अपनी एंजल को देखने के लिए आया था, पर एंजल तो अभी भी सो रही है। आपने कहा था एंजल उठ जाएगी, पर एंजल अभी तक क्यों नहीं उठी? क्या वह वंश को पसंद नहीं करती? उनको बोलो ना वह जल्दी से उठ जाए, वंश को उनसे शादी करनी है। वंश की बात सुनकर निधि उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से वंश के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मेरा क्यूटी पाई, मेरे प्यारी से भाई, आपकी एंजल जल्दी ठीक हो जाएगी। वह इसलिए सो रही है क्योंकि वह ब्यूटीफुल है ना, वह अपनी ब्यूटी स्लीप कंप्लीट कर रही है। एंजल हेवन से आई है इसलिए उन्हें ज्यादा नींद आती है। निधि की बात सुनकर वंश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ओके दीदी, पर उनको जल्दी ठीक होने को कहो ताकि फिर वंश और वह शादी कर सके, ताकि वंश के क्यूट क्यूट बेबीज हो सके। कहते हुए वंश अपने दोनों हाथों से अपने गालों को छुपाने लगा। वंश की बात सुनकर निधि ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा बच्चू अभी खुद बड़े हुए नहीं और तुम्हें बच्चे चाहिए। निधि की बात सुनकर वंश ने पाउट बनाते हुए कहा, दीदी वंश 5 इयर्स ओल्ड हो चुका है, मतलब वंश बिग बॉय बन चुका है और बिग बॉय को बेबीज होते हैं। वंश की बात सुनकर निधि हंसने लगी। तभी पीछे से उन दोनों को किसी की कड़क आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ पर? इस आवाज को सुनते ही निधि के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे करण अग्रवाल थे जो उसे घूर रहे थे। निधि ने जल्दी से वंश को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। करण अग्रवाल ने वंश की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जितना हो सके इस लड़की से दूर रहना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? करण अग्रवाल की बात सुनकर वंश ने डरते हुए कहा, डैडी वंश को एंजल से मिलना अच्छा लगता है, प्लीज आप वंश को एंजल से मिलने से मत रोको, एंजल तो सोती रहती है, वह वंश को कुछ भी नहीं करती। वंश की बात सुनकर करण अग्रवाल ने गुस्से से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए करण अग्रवाल वहां से गुस्से से चले गए। उनके जाते ही निधि ने वंश को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो आपको स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। निधि की बात सुनकर वंश ने प्यार से कहा, दीदी सॉरी, डैडी ने फिर से आपको मेरी वजह से डांटा ना। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलो। कहते हुए निधि वंश को लेकर अपने रूम में आ गई। वंश, निधि की मां, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं थी और करण अग्रवाल का बेटा था। निधि वंश से बहुत प्यार करती थी, करण अग्रवाल भी उसे बहुत प्यार करते थे, पर कभी उसके साथ प्यार से पेश नहीं आते थे। वंश भी उनके गुस्से से बहुत डरता था, इसलिए वह निधि के ही ज्यादा क्लोज था। और जब से वो लोग मन्नत को लेकर अपने मेंशन में आए थे, वंश हर रोज सिर्फ मन्नत के पास घंटों बैठकर बातें करता। उसे मन्नत के खूबसूरत चेहरे को देखकर ऐसा लगता जैसे वह आसमान से उतरी प्रिंस है, जिसके बारे में बचपन में उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती थी। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ सुकून मेंशन में मेंशन का लिविंग रूम पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। बस कुछ सर्वेंट नजर आ रहे थे जो कि शायद घर की साफ सफाई कर रहे थे। ऊपर के रूम में इस वक्त सामान टूटा हुआ था और एक इंसान शर्टलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया ना हो। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे और आंखें बेजान सी लग रही थीं। उनमें सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। यह कोई और नहीं, अथर्व था, जो कि पिछले 6 महीने से मन्नत को ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। अथर्व की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। छोटी गलती पर अथर्व किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। पिछले 6 महीने से वह अपने काम के अलावा किसी भी दूसरे इंसान से नहीं मिला था। अभी भी वह बेड पर लेटकर सीलिंग को घूर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अथर्व ने बिना नंबर देखे कॉल पिक करते हुए कहा, कुछ पता चला? अथर्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। अगले ही पल किसी ने रोते हुए कहा, तुम कब वापस आओगे? इस आवाज को सुनते ही अथर्व की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। यह कशिश की आवाज थी। पिछले 6 महीने से कशिश ने एक बार भी अथर्व का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि अथर्व किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। कशिश की भारी आवाज सुनकर अथर्व ने मजबूती से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब मुझे मेरी मन्नत मिल जाएगी मैं तब वापस आऊंगा मॉम। अथर्व की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, पिछले 6 महीने से ढूंढी तो रहे हो ना तुम, मन्नत मिल जाएगी। हमारी मन्नत हमसे दूर नहीं जा सकती, पर क्या तुम मन्नत के लिए अपनी माँ को भूल जाओगे? प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अथर्व कशिश को इस तरह से दर्द से रोते हुए देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। अथर्व की बात सुनते ही कशिश ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना, तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? प्लीज जल्दी से आ जाओ बेटा, मैं अब और तुम्हें देखने का इंतजार नहीं कर सकती। 6 महीने से तुमने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, हम भी तकलीफ में हैं। जितना प्यार तुम मन्नत से करते थे, हम भी उतना ही प्यार करते थे।
कशिश की बात सुनकर अथर्व ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और बेड से उठकर खड़ा हो गया। पूरे रूम में मन्नत की तस्वीरें टूटी हुई थीं। अथर्व उन सभी तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा, 6 महीने, 10 दिन, 12 घंटे, 14 मिनट और 30 सेकंड, हर एक पल का हिसाब रख रहा हूँ। मन्नत, जितना दूर रहना है रह लो, आखिर में तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है, हर एक सेकंड का हिसाब तुमसे लूंगा। कहते हुए अथर्व बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल है। उसकी आंखों के नीचे के गड्ढे भी अब नजर नहीं आ रहे थे। अथर्व ने अपने बालों को ठीक किया और रूम से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सर्वेंट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पिछले 6 महीने से अथर्व का पागलपन वह सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे। अथर्व को देखते ही उन सब की हालत खराब हो जाती थी। अथर्व बिना कुछ कहे मेंशन से बाहर चला गया। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और उसके बाहर जाते ही सब लोग खुश हो गए, क्योंकि अब जब तक अथर्व वापस नहीं आ जाता वह लोग इंसान की तरह जिंदगी जी सकते थे। योजक चिन्ह। बाहर आते ही अथर्व अपनी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और कार राठौर मेंशन की तरफ मोड़ दी। करीब 1 घंटे के बाद अथर्व लिविंग रूम में कशिश के सामने मौजूद था। कशिश रोते हुए उसे गले लगाकर बार बार एक ही बात कह रही थी, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। कशिश को इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह जानती थी कि अथर्व किस कंडीशन में होगा। कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रही हूँ, मना मत करना, मुझे यकीन है कि वहां जाने के बाद हमें हमारी मन्नत वापस मिल जाएगी। कशिश की बात सुनकर अथर्व ने उसकी आंखों की तरफ देखा, जिनमें एक उम्मीद नजर आ रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।